हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। ये हमारी एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज जिसमें हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस की। और इसमें हमने चैप्टर 8 का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अब चैप्टर 8 का सेकेंड पार्ट, है ना। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स होता है जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है तो क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है ना। अगर हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, अगर हम मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है ना। अगर हम मूवमेंट के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो आगे मूव करता है, या फिर उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाता है, या फिर वो और तेज़ी से मूव करने लगता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है किसकी वजह से? एक्सेलरेशन की वजह से। ठीक है, अब हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो एक्सेलरेशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो किस पे डिपेंड करता है ना। ये डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट एंड हाउ वी इंश्योर अ फोर्स, है ना। हाउ वी मेजर अ फोर्स, हम कैसे उस फोर्स को मेजर करेंगे जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है या फिर उस पर एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, हमने अपनी एवरीडे लाइफ में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके थ्रू समझेंगे, है ना, एक्सेलरेशन और फोर्स के बारे में। ठीक है, जब टेबल टेनिस का गेम होता है ना, अगर प्लेयर बॉल को हिट करता है और अगर वो बॉल प्लेयर को हिट करती है तो वो ज़्यादा हर्ट नहीं करता। लेकिन अगर वहीं पे क्रिकेट का मैच हो रहा हो, है ना, और वो बॉल, क्रिकेट की बॉल किसी को लग जाए, ठीक है, तो वो ज़्यादा हर्ट करती है ना। और अगर कोई ट्रक रेस्ट में है तो क्या होगा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, हमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वही हैवी ट्रक मूव कर रही हो, एकदम लो स्पीड से भी मूव कर रही हो, तो भी क्या, हम उससे सावधान रहेंगे, है ना। क्योंकि वो क्या कर सकता है, उसके रास्ते में आने वाले किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज़ को वो कुचल सकता है ना। और जैसे एक छोटे से मास की बुलेट हो, है ना, जब वो फायर होती है गन से तो क्या करती है, वो किसी को किल कर सकती है ना। जबकि क्या है, उसका मास बहुत कम है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस जो है ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ये इम्पैक्ट को सजेस्ट कर रहे हैं। किसके इम्पैक्ट को? जो ऑब्जेक्ट इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी, है ना। जो भी मास और वेलोसिटी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, एक्सीलरेटेड है ना। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, है ना। वी रिक्वायर टू गिव अ ग्रेटर वेलोसिटी। इसका मतलब कि ये जो मास है और जो वेलोसिटी है ये क्या करते हैं, कुछ there appears to exist some quantity of importance that combines the object mass and its velocity। ठीक है, कुछ क्वांटिटी ऐसी है जो क्या करता है, मास और वेलोसिटी को कंबाइन करता है, जिसका इम्पैक्ट निकल कर सामने आता है। ठीक है, इस तरीके की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम, है ना। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? न्यूटन ने। ठीक है, जो मोमेंटम होता है इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसकी वैल्यू होती है m इंटू वी, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है। ठीक है, मोमेंटम में क्या होता है, दोनों चीज़ें होती है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है ना।
इट्स डायरेक्शन इज द सेम, है ना। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा v का, वही डायरेक्शन होगा किसका, मोमेंटम का। ठीक है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, है ना। क्योंकि मास का क्या होता है, किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, दोनों को कंबाइन करेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। Since the application of an unbalanced force brings a change in the velocity of the object, है ना। जो unbalanced force होता है, इसकी वजह से क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज हो सकता है ना। अगर हम एक सिचुएशन को कंसीडर करें जहाँ पे क्या है, कार जो है ना, उसकी बैटरी डेड हो गई है, हमें उस कार को पुश करके उसको चलाना पड़ेगा रोड पे। लेकिन अगर हम उसको थोड़े टाइम के लिए, उसको 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी स्पीड चाहिए, है ना, स्टार्ट होने के लिए। ठीक है। अगर हम उसको थोड़े टाइम के लिए धक्का देते हैं, और कम फोर्स है ना, सडन पुश करते हैं कम फोर्स के साथ, या फिर 2% उसको सडन पुश करते हैं, तो वो स्टार्ट नहीं होती। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली उसको पुश करते रह जाए थोड़ी देर तक, है ना, तो उसको वो क्या होगी, धीरे धीरे उस स्पीड तक पहुंच जाएगी, उस स्पीड तक जो बैटरी को स्टार्ट होने में मदद करे, है ना। इसका क्या मतलब है कि जो चेंज है मोमेंटम का, है ना, ऑफ द कार, ये केवल उसके नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, है ना, फोर्स के मैग्नीट्यूड पे नहीं बल्कि टाइम पर भी डिपेंड करती है। टाइम, ड्यूरेशन, है ना, किस ड्यूरेशन में वो फोर्स अप्लाई किया गया, है ना। तो क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो फोर्स है, द फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे भी, है ना। टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज, है ना, जिस पे क्या होगा, मोमेंटम चेंज होता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force, है ना। ये जो rate of change of momentum है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है जो हमने फोर्स अप्लाई किया है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में, है ना। जो अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हमने। ठीक है। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है मास m का, और वो मूव कर रहा है कहाँ पे, एक स्ट्रेट लाइन में, है ना, विद इनिशियल वेलोसिटी u और वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है, मतलब हर जगह एक्सीलरेटेड सेम है, विद वेलोसिटी v इन टाइम t, है ना। टाइम कितना हो रहा है, t लग रहा है पूरा, v u से v वेलोसिटी चेंज होने में उसको t टाइम लग रहा है। ठीक है। और हमने उस पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है थ्रू आउट द टाइम t, तो उसका जो मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जो फाइनल मोमेंटम होगा, है ना, p2, और जो इनिशियल मोमेंटम होगा p1, तो p2 माइनस p1 हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो इसको हम मास, मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। ठीक है। मास को कॉमन कर लिया, v2, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास इनटू v माइनस u बाई टी। ठीक है। अब हम जो प्रोपोर्शनलिटी है ना सिंबल, उसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा k। ठीक है। और हम इस चीज़ को m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी को हम a लिख सकते हैं। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, m a। ठीक है। k यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है।
अब के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, के की वैल्यू होती क्या है, ठीक है। के एक कांस्टेंट है ना, इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। जब हम एसआई यूनिट में रखते हैं, मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी, और जो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। जब हम इन दोनों को पुट करेंगे तो यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चूजन देन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के बिकम्स 1, है ना। अगर हम यूनिट मास चूज करते हैं, है ना, एम की वैल्यू 1 kg रख दे और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दें, तो के की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर के की वैल्यू 1 हो गई तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है, जहाँ ए क्या है, एक्सीलरेशन में, ठीक है। द यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको हम एफ के यूनिट को न्यूटन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम सिंबल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है ना, हमें मेजर करना सिखाता है, हमें एक मेथड देता है कैसे हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का, है ना, फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, है ना, और उसका मास और उसकी एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना, ये हमें हमारे एवरीडे लाइफ में दिख जाता है ना। कभी आपने नोटिस करा होगा कि जब भी कोई कैच पकड़ता है ना, जो क्रिकेट बॉल होती है, जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो फील्डर्स होते हैं, जब वो कैच पकड़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो बॉल की डायरेक्शन में अपने हाथ को पुल करते हैं, है ना, अपनी तरफ खींचते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है उसी डायरेक्शन में अपने हाथ को ले जाते हैं, ताकि क्या हो, उन पे, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने से क्या होता है कि जो फील्डर होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं टाइम ऑफ ड्यूरेशन, है ना, इंक्रीज द टाइम ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉल डिक्रीजेस टू ज़ीरो, है ना, ताकि जो बॉल की वेलोसिटी है वो ज़ीरो तक हो जाए और वो हिट ना करे, ठीक है, वो फील्डर के हाथ पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई ना करे जिससे उसे चोट ना लगे, ठीक है। If the ball is stopped suddenly, then its high velocity decreases to zero in a very short interval of time। तो इससे क्या होगा, जो रेट ऑफ चेंज है मोमेंटम का बॉल के, वो क्या होगा, वो लार्ज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, है ना, जो क्या होगा, जो फील्डर को हर्ट करेगा, ठीक है। जो हाई जंप एथलीट होते हैं वो क्या करते हैं, in a high jump athletic event, the athletes are made to fall either on a cushion bed or on a sand bed। या तो वो बालू के बेड पे गिरते हैं या फिर क्वेश्चन बेड पे गिरते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है टाइम ऑफ द एथलीट फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप। जब वो जंप करते हैं, है ना, तो उनके रुकने का जो टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको चोट नहीं लगती, ठीक है। ये देखो, जब कैच पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, हाथ को बॉल के डायरेक्शन में हम मूव कराते हैं, ताकि क्या हो, उसका जो वेलोसिटी जीरो होने का टाइम है वो बढ़ जाए, मोमेंटम कम हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, फोर्स कम अप्लाई हो, ठीक है। The first law of motion can be mathematically stated from the
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था वो मैथमेटिकली कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए। जैसे हमारे पास पहले इक्वेशन था एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, है ना। एफ की वैल्यू हम एम, ए की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे वी माइनस यू अपॉन टी, तो एफ टी इधर चला आएगा और एम वी माइनस एम यू, है ना। अगर फोर्स 0 है और दोनों वेलोसिटीज इक्वल है ना, चाहे टाइम कुछ भी हो, तो क्या होगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को जो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u थ्रू आउट द टाइम t, अगर u 0 है तो v भी क्या होगा, 0 होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा। लेकिन अगर फोर्स 0 है, हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो वी यू वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यू वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी, है ना, टाइम चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ये कुछ न्यूमेरिकल्स है ना, आप इसको ट्राई करना। देखते हैं आगे क्या है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। हमने फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ पढ़ लिया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है जी। जो हमने पहले 2 लॉज पढ़े, है ना, ये क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं कि कैसे हम फोर्स को अप्लाई करके, कैसे फोर्स अप्लाई करने के बाद जो चेंज होता है मोशन में, और क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है हमें मेथड को डिटरमाइन द फोर्स, हम कैसे फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये क्या स्टेटमेंट देता है, दैट ये स्टेट करता है व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो क्या होगा, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंटली क्या करेगा, वो भी फोर्स लगाएगा बैक टू द फर्स्ट वन, है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट है दूसरा, ये अगर इसने इस पे फोर्स एफ अप्लाई करा तो ये भी क्या करेगा, इस पे रिएक्शन फोर्स लगाएगा एफ के बराबर। ठीक है, ये जो दोनों फोर्सेस होते हैं क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं इन मैग्नीट्यूड, लेकिन इनका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, एक का डायरेक्शन ये है तो दूसरे का ये होगा, इनका डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है ना। जैसे क्या होता है इन द गेम ऑफ फुटबॉल, समटाइम्स क्या होता है कि जब हम देख रहे होते हैं और हम उसको ट्राई करते हैं किक करने का ग्रेटर फोर्स से, तो क्या करता है, जो 2 प्लेयर्स होते हैं, है ना, वो एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं, दोनों की टक्कर हो जाती है ना, अपोजिट टीम के प्लेयर से। तो क्या होता है, दोनों को हर्ट होता है, क्योंकि दोनों में क्या है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम दूसरी तरीके से समझें कि अगर हम कोई पेयर ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देयर इज़ अ पेयर ऑफ फोर्स, है ना, यहाँ पे क्या होता है, हमेशा फोर्स पेयर में होता है, एक जो पहला ऑब्जेक्ट लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, है ना, और दूसरा फोर्स क्या होता है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट फिर से रिवर्ट करके लगाता है पहले ऑब्जेक्ट, मतलब जो रिएक्शन फोर्स होता है। ठीक है, जिसको हम अपोजिंग फोर्स भी बोलते हैं। और ये जो दोनों फोर्स है एक दूसरे को अपोज करते हैं। ठीक है, इनको हम एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। अगर हम कंसीडर करें 2 स्प्रिंग बैलेंस को, है ना, जैसे कि हमारे फिगर में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 2 स्प्रिंग बैलेंसेस हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड है अकॉर्डिंग टू फिगर। जो पहला बैलेंस है बी, है ना, वो एक वॉल से या एक साइड से फिक्स कर दिया गया है ना, जो वहाँ से मूव नहीं कर सकता। और जो दूसरा फोर्स है ए, दूसरा बैलेंस है, हम उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो कि क्या है, जिसका एंड फ्री है। ठीक है, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, दोनों बैलेंस में सेम फोर्स हमें दिखाई देगा, सेम रीडिंग आएगी। ठीक है,
इसका क्या मतलब है, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बैलेंस ए, वही फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है बाय द बैलेंस बी, है ना, इक्वल अमाउंट का, बट डायरेक्शन क्या है दोनों का, अपोजिट है। अब दोनों में से हम किसी को भी बोल सकते हैं एक्शन, और एक तो एक्शन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो इससे हमें थर्ड लॉ का एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट मिलता है। वो क्या है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का उसके बराबर और अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, लेकिन हमें याद रखने की क्या ज़रूरत है, जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होते हैं वो हमेशा टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे या टू डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं, है ना, साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। ठीक है, अगर सपोज करो आप कहीं खड़े हो, है ना, रेस्ट में, और आप चलना से स्टार्ट करते हो रोड पे, तो आप चल कैसे पाते हो, आपको कैसे एक्सेलरेशन मिलता है, यू मस्ट एक्सेलरेट एंड दिस रिक्वायर्ड अ फोर्स इन अकॉर्डेंस विद द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। हमें क्या, चलने के लिए वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो विच इज़ दिस फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, इट इज़ द मस्कुलर एफर्ट, है ना, हम मसल से अपने एफर्ट डालते हैं, हम फोर्स लगाते हैं रोड पर हम क्या करते हैं, रोड को पुश करते हैं, है ना, बैकवर्ड, और वो रोड क्या करता है, इक्वल अमाउंट में अपोजिट फोर्स हमारे फीट पर अप्लाई करता है, जिससे हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये रोड है और हम इस पे चल रहे हैं, तो हमने अपने पैर से रोड पे प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया, और रोड ने इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हमें दिया वापस, जिससे हम क्या करें, आगे मूव कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने की, क्या क्या बता रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इवन दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना, वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, और वो हमेशा दे फोर्सेस मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन टू इक्वल मैग्नीट्यूड, दिस इज because each force act on a different object that may have a different mass, है ना, अगर फोर्स इक्वल लग रहा है लेकिन इक्वल एक्सीलरेशन, इक्वल मैग्नीट्यूड का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मासेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर हम किसी गन के बारे में देखें, जब वो फायर होती है ना, तो वो क्या करती है, वो जब फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई करती है बुलेट पे, है ना, तो बुलेट क्या करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स इक्वल अमाउंट में अप्लाई होता है ना, तो इससे क्या होता है, इससे गन जो है वो फायर होती है, और बुलेट वहाँ से, मतलब वो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करती है और डिस्टेंस कवर करती है। लेकिन जो गन होती है वो क्या होती है, उसका मास जो है वो बुलेट की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है ना, तो उस गन का एक्सीलरेशन जो होता है वो बुलेट के कंपैरिजन में कम होता है, जिससे क्या होता है, उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है ना, जिससे गन मूव नहीं करती, केवल बुलेट मूव करती है। तो ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम और तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे कोई सेलर है, वो जब जंप करता है ना, तो वो क्या करता है, वो बोट पर फोर्स लगाता है। ठीक है, अगर कोई सेलर है वो बोट से उतरता है, तो क्या करता है, बोट को पुश करता है ना, अपने पैर से, और वो बोट से उस पे उसके पैरों के ऊपर क्या होता है, फोर्स लगता है, जिससे वो आगे की ओर मूव करता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना।
जैसे ये आगे की ओर जंप कर रहा है तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, फिर बोर्ड इक्वल अमाउंट में उसको फोर्स अप्लाई करेगा, जिससे ये क्या करेगा, आगे की ओर पुश होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो बच्चे हैं, दोनों क्या है, व्हील कार्ट पे खड़े हैं। ठीक है। जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है यहाँ पे देखा जा सकता है, as this arrangement would show different accelerations from the same force. ठीक है, ये रहा हमारा चैप्टर। हमने क्या क्या पढ़ा अब तक। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज एंड ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना, या तो रेस्ट में रहेगी या तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी अनबैलेंस्ड फोर्स को अप्लाई ना करें, है ना। जो नेचुरल टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की, वो क्या करती है, चेंज को रेजिस्ट करती है ना, उनके स्टेट ऑफ मोशन को या फिर उनके शेप को। हम इस फोर्स, इस नेचर को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, है ना। जो इनर्शिया होता है हम कैसे मेजर करते हैं, बाय द मेजरमेंट ऑफ मास, है ना, और इसका एसआई यूनिट होता है केजी। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ये क्या करता है, ये हमेशा अपोज करता है ऑब्जेक्ट के मोशन को। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force. एसआई यूनिट फोर्स का क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, जिसको हम न्यूटन भी कहते हैं, है ना। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एन से। और जो मोमेंटम होता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। वो क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, और उसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, है ना, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे वो वर्क करते हैं। ठीक है, एक पे एक्शन फोर्स काम करेगा, दूसरे पे रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर फिनिश। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।